हेलो बच्चों, वेलकम टू रूलिंग मैथ्स। टुगेदर विल रूल द मैथ्स। तो टुडे विल स्टार्ट। हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप पहले यह समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इस इंट्रोडक्शन मतलब हम आपको कॉन्सेप्ट्स बता देंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन अपने आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कि हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में समझना होता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग डिफाइन करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को, अपने इसकी डेफिनेशन को अभी हम समझेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से। क्या आप कोई भी दो नंबर ले लो यार, आप सिंपली कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, 2 डिजिट नंबर ले लो, 3 डिजिट नंबर ले लो, दो नंबर लेने हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर मैं ले लेता हूँ 5 और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 12। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? या दे आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों इंटीजर्स अगर हैं तो हम एक काम करते हैं, डिवाइड करके ज़रा देखते हैं। पिछला कुछ आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, शायद याद होगा आपको। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा होगा जरूर, डिवीज़न एल्गोरिथम कहलाता है ये, डिवीज़न एल्गोरिथम है। बस वही ऐसा ही है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी ऐसा ही कुछ है, कोई अलग खास चीज़ नहीं है, लेकिन बस समझने की ज़रूरत है। क्लास 10th के लेवल से समझना है आपको। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, दोनों नंबर लिए आपने। आप छोटे वाले को बड़े से बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दीजिए, 5 to the 10, आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है। तो देखिए हमारे पास दो नंबर थे पहले से ही, एक 5 था, एक 12 था। दो नए नंबर मिले, एक ये न्यू मिला और एक ये न्यू मिला, है ना। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो आप? 12 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 2, मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिख सकते हो ना, क्लियर है ना। तो देखिए कह क्या रहा है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यही कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास a और b, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, फॉर एनी टू इंटीजर्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b such that a is less than b, a is greater than b, there exist two integers, two unique integers मतलब कोई और नहीं हो सकते हैं, बस जो हैं वही रहेंगे। unique integers which will satisfy a is equals to bq plus r, where r will lie between 0 and b। r रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है, हमेशा छोटा रहेगा, और ये 0 भी हो सकता है। कई केसेस में 0 हुआ है। 0 भी तो एक इंटीजर है। जैसे अगर हम 2 और 8 ले लें तो 2 4 द 8, नीचे क्या बचा 0, तो 0 भी तो हुआ, 0 भी हो सकता है ना। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये 0 भी हो सकता है। तो जैसे 2 और 8 के लिए हम कंफर्म करेंगे तो हमारे पास यूनिट इंटीजर कौन से आ रहे हैं? 0 और 4। ये नए इंटीजर्स मिल गए हमें। लेकिन अगर इसमें रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे आपको। जैसे देखिए ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, a इज इक्वल्स टू b की जगह 5b है, ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिल। बस ये ध्यान रखना है कि r अगर b
5 है, तो जैसे मान लो यहाँ पे B 5 है, तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 इतनी हो सकती है, इसके अलावा नहीं होगी 100%। कोई भी क्वेश्चन 5 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर 0 1 2 3 या 4 ही आएगा। जैसे अगर हम 11 ले लें, 5 टू द 10 1 रिमाइंडर आ गया, 12 ले लें, 5 टू द 10 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 13 ले लीजिए, 5 टू द 10 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 14 ले लीजिए, 5 टू द 10 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 15 ले लीजिए, 5 3 द 15 0 आ जाएगा, 16 ले लीजिए, 5 3 द 15 लीजिए, रिमाइंडर कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा रिमाइंडर कभी भी 0 1 2, अगर डिवाइज़र 5 है, अगर डिवाइज़र 6 है, मान लो डिवाइज़र हमारा 6 है, तो B की वैल्यू 6 हो गई हमारी, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 और 5 हो सकती है। अगर B की वैल्यू 7 है तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती है। हमेशा ध्यान रखो, देखो हमने 5 से करके देखा, यहाँ 1 आया, रिमाइंडर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 0 आया, 1 आया। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड करके देख लो, बड़े से बड़ा नंबर देख लो। जैसे हमने एक एट्रेंडम नंबर लिया 764, एक एट्रेंडम हमने नंबर ले लिया, 5 1 द 5 2 5 5 द 25 1 5 2 द 10। देखो रिमाइंडर इसी में से आएगा, इसी में से आएगा कुछ ना, सॉरी 5 वाले केसेस के रिमाइंडर ये हैं हमारे पास, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर 6 के केस में जाओगे तो 5 तक आगे बढ़ जाओगे, तो ध्यान ये रखना है जो हमें B की वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर मिल सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत हचपच हो रहा है, थोड़ा सा हटा देते हैं। तो कुल मिला के हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम यही है, बस हमको यही समझना, कोई भी 2 नंबर ले लो आप और उसमें छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो तो 2 नए नंबर्स जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है, देखो फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी 2 इंटीजर्स ले लीजिए सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स, हमेशा 2 यूनिक इंटीजर्स। तो जैसे 2 और 8 के केस में ये यूनिक हो गए। अगर हम और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 और 18 ले लें, 2 नंबर लें और इसमें अप्लाई करें, तो 7 से 18 को डिवाइड करें, 7 2 14, तो इसमें कौन से 2 नंबर्स आ गए, 2 और 4, ये यूनिक नंबर्स आ गए और ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी केस में देख लो, जैसे 18 इसमें क्या सेटिस्फाई, 18 इज इक्वल्स टू, देखो डिवाइजर B की वैल्यू 7, क्वेश्चन कितना आया 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 4, 7 2 14 प्लस 14, देखो आ गया 18। तो हमेशा 2 नंबर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स लेंगे सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो उनके लिए 2 यूनिक इंटीजर्स ज़रूर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और R की वैल्यू हमेशा B से कम रहेगी, 0 से बड़ी और इक्वल भी हो सकती है। जैसे यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा, हमको डिवाइज़र ढूंढना होगा। अगर डिवाइज़र 7 है तो R की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक हो सकती है। अगर डिवाइज़र 5 है तो R की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। अगर डिवाइज़र 2 है तो R की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो ये था डिवीज़न हमारे पास यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेनली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को जो जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और यूज़ किसके लिए किया जाता है, HCF 2 नंबर्स का HCF निकालने के लिए है। 2 नंबर्स का HCF आप निकालेंगे वो इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लीजिए और उस अपनी बुक में भी देख सकते हैं स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत थी, जो मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ तक आपको स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको देख के लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चंस 2 नंबर्स लेके आप कोई भी 2 यूनिक इंटीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 और 135 का हमको HCF निकालना है, 45 और 135 का HCF निकालना है। तो जब HCF 45 और 135 का आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे पुराना ज़माना, जैसे पहले हम लोग HCF निकालते थे, कैसे निकालते थे, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते थे। तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये तो वो हो जाएगा यार, थोड़ा सा इसको अलग ले लेते हैं, 145 कर लेते हैं, इसको 145 कर लेते हैं, नहीं तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 4 द 12 और 1 13, 13 0 1 10 आ जाता था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे याद है कुछ,
चलिए पहले इतने स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 145 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र कितना है 45 इंटू 3 + 10। तो ये हमको तब तक कंटिन्यू करनी है, ये सब आगे कंटिन्यू अभी होगा। अब हमारी ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे एज आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 therefore we will apply Euclid's division lemma on 45 and 10। 45 और 10 पे फिर से हम अप्लाई करेंगे। अब दो नंबर्स ले लेते हैं 10 और 45, तो 10 से 45 को डिवाइड करेंगे, 10 4 द 40, अभी बचा फिर तो इसको फिर कैसे लिखेंगे 45 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4 + 5। फिर लिखेंगे, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हमारी ए और बी की वैल्यू ये बन गई, ए और बी की वैल्यू ये बन गई। एज आर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर वी विल अप्लाई, फिर लिखेंगे वी विल अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस पे 10 and 5। तो अब 5 से 10 को अगर आप डिवाइड करो तो क्या होगा 5 to the 10 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 + 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। एज r इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर जो डिवाइजर होगा वही उसका HCF हो जाएगा, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू इज 5। एज सिंपल एज दैट। यही आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी HCF निकालने को आएगा तो आप डिवीजन मेथड नहीं यूज़ करोगे, वहाँ लिखा होगा यूज फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस पर क्वेश्चंस करिएगा। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी कुछ बचा हुआ है, उसका सेकंड पार्ट में बना दूंगा। अभी आप इसको इतना ही समझने की कोशिश करिए। दिस इज़ योर पार्ट फर्स्ट, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसी के क्रम में नीचे आ जाएगा आपका पार्ट सेकंड आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ज़्यादा इसमें वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी EDL की बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करेंगे। उसके स्टेटमेंट को हमने समझा है। अब आप क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, चाहे NCERT में दिए हो, चाहे अपने आप से बना लीजिए, 10-12 क्वेश्चन ज़रूर करिए, जिससे आपको ये एक प्रैक्टिस हो जाए, लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे भी आपको लिखना होगा अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 45 and 145। उसके बाद ऐसे करते चले जाओगे और जब तक कि एज r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF इज इक्वल टू जो डिवाइजर होता है वो उसका HCF बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 इसका HCF बन जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 5 होगा। ठीक है, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट 1 ऑफ NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जहाँ पे ना समझ में आया मेरे वीडियो को ज़रूर से रिपीट कर लो, एक बार रिपीट करके देख लो। जहाँ पे कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो, ये सर ये चीज़ नहीं आई है, तो उसका फिर से कुछ ना कुछ वीडियो बनाया जाएगा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे इससे बेटर कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। पिछला पार्ट अगर आपको डिवीज़न तो आती ही है, ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ, इज़ अ प्रिजम्पशन कि आपको लगभग HCF आता ही होगा, जो पुराने मेथड से डिवीज़न मेथड से किया जाता था। लेकिन अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू ही करेंगे। तो कोशिश करिए, स्टार्ट करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे से अच्छे मतलब अपने सबको शेयर करिए और जिससे कि और वीडियोस भी आते रहें। हम एक सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे। हम 1.1 अभी स्टार्ट करे हुए हैं। 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट होगा सेकंड पार्ट के साथ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आएगा। इसी तरीके से हर एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज होगी। सोल्यूशंस पे मत जाइए, एक्सरसाइज के सोल्यूशंस के मत देखिए, वहाँ पे सिर्फ वीडियो खोल के रखिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि